जिंदगी की हर घड़ी गमों के साए में गुजर जाएगी, जिस दिन तुमको कभी अपने जिंदगी में पढ़ाई की कमी नजर आएगी, जिस दिन तुमको कभी अपने जिंदगी में पढ़ाई की कमी नजर आएगी। चलिए आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर वैद्युतिकी। आज की इस क्लास के अंदर हम सीखने की कोशिश करेंगे स्थिर वैद्युतिकी का गन शॉट यानी कि रिवीजन, एक स्ट्रोक में रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। हमने इस चैप्टर को डिटेल में पहले ही पढ़ा दिया है, तो आज हम सिर्फ रिवीजन की बात करेंगे आपके साथ। चैप्टर 1 का नाम है स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक्स। जब भी हम इलेक्ट्रो की बात करते हैं तो इलेक्ट्रो का मींस होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट, यानी कि रुके हुए आवेश का अध्ययन करना स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। पहला पॉइंट यही कहता है, जब हम किसी रुके हुए आवेश का अध्ययन करते हैं तो स्थिर वैद्युतिकी उसे कहते हैं। जब भी हम चैप्टर 1 और चैप्टर 1 की बात करते हैं तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के अंदर हमारा आवेश हमेशा रुका हुआ होगा, यानी कि V 0 होगा, आवेश का वेग क्या होगा 0 होगा। इसके बाद हम सबसे पहले आवेश की तरफ चलते हैं। व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या है? तो हमने बताया कि जिस प्रकार से द्रव्यमान के लिए, गुरुत्वाकर्षण के लिए द्रव्यमान चाहिए होता है, इंसान को पृथ्वी पर अस्तित्व बनाए रखने के लिए द्रव्यमान की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार आवेश को बेसिकली इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो जब भी हम आवेश की बात करते हैं तो आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुणधर्म है जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है, या फिर आप कह सकते हो उस चीज का अनुभव कर सकता है। जब हमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाना है तो हमने एक वस्तु लिया और उस वस्तु में हमने देखा कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से उस वस्तु को गुजारा। अगर वो वस्तु सीधे निकल गई तो हमने ये महसूस किया कि वो वस्तु अनावेशित है, और अगर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से हमने वस्तु को गुजारा और वो डिफरेंट हो गई, अपने मार्ग से हट गई, तो हमने ये चीज महसूस किया कि जो वहां पर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है। इसके तुरंत बाद हम आ जाते हैं आवेश के प्रकार की तरफ। आवेश के प्रकार की तरफ हम जब आते हैं तो हमने देखा कि आवेश बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, यानी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। तो जब भी हम पॉजिटिव आवेश की बात करते हैं, यानी धन आवेश की बात करते हैं, तो हमेशा इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण वस्तु में धन आवेश आता है, और जब भी हम ऋण आवेश की बात करते हैं तो इसके विपरीत इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण ऋण आवेश होता है। अब हमने देखा कि जब भी हमने धन आवेश की बात की, पॉजिटिव की बात की, जब भी हमने नेगेटिव की बात की, तो दोनों के ही अंदर इलेक्ट्रॉन की बात की गई। एक में इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, एक में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई। यहां से हमने समझा कि आवेश की संकल्पना पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है, लेकिन इसी के विपरीत एक दूसरा प्रश्न आता है कि आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं की जाती। तो प्रश्न ये होता है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान, किसी भी नाभिक के अंदर प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना होता है। यानी प्रोटॉन को अपने स्थान से विस्थापित करना अपने आप में एक चुनौती है, अपने आप में एक चैलेंज है। इसी वजह से प्रोटॉन का द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की वजह से, और इसे हम विस्थापित नहीं कर सकते। इस वजह से कभी भी आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर नहीं की जाती। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, किसी भी परमाणु के अंदर प्रोटॉन एक धनावेशित कण है और न्यूट्रॉन एक अनावेशित कण है। जब भी हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन की खोज वैज्ञानिक ई गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन कई किताबें ये बताती हैं कि प्रोटॉन की खोज वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने की थी, लेकिन प्रोटॉन की खोज को सबसे पहले बताया था ई गोल्डस्टीन ने। इसी वजह से इसका परम सत्य आंसर होगा कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। उसके बाद परमाणु के नाभिक के अंदर एक और कण आता है जिसे हम कहते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने 1932 के अंदर की थी, और इसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है नाभिक। नाभिक के अंदर धनावेश होता है। नाभिक की खोज जो है वो एक्चुअली के अंदर वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने की। नाभिक की खोज जो है वो वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने की थी। इसके बाद हमने जाना कि किसी भी परमाणु के अंदर नाभिक होता है। नाभिक में दो कण होते हैं, पहला प्रोटॉन होता है और दूसरा न्यूट्रॉन होता है। अब प्रोटॉन जो है वो नाभिक के अंदर प्रबल बल से बंधा होता है, इसी वजह से इसे विस्थापित करना कठिन हो जाता है। तो ये दूसरा कारण है कि इलेक्ट्रॉन की संकल्पना जो है वो किसके आधार, आवेश की संकल्पना किसके आधार पर की जाती है? इलेक्ट्रॉन के आधार पर। जब भी हमने देखा तो हमने एक एग्जांपल लिया सोडियम की। जब भी हमने सोडियम की बात की तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और इसे Na से प्रदर्शित करते हैं, इसे Na से प्रदर्शित करते हैं, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 11, यानी कि 2, 8 और 1। तो सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देना अष्टक पूरा करने के लिए ज्यादा आसान होगा। इसी वजह से
इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, और जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है, और इलेक्ट्रॉन की कमी से धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, यानी कि सोडियम बन जाता है Na+। तो Na+ के अंदर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो गई, प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई, प्रोटॉन की संख्या 11 हो गई। इसके विपरीत हम एक सेकंड एग्जांपल पर आते हैं जिसे हमने क्लोरीन कहा। जब भी हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, 2 8 7। तो क्लोरीन को है 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने की बजाय उसे 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना ज्यादा आसान होगा, और यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉनों की क्या आ गई, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता आ गई। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो क्लोरीन बन जाता है Cl-। इसी वजह से क्लोरीन पर माइनस चार्ज आता है और सोडियम पर कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है। इसके विपरीत हम तुरंत चलते हैं तो हमने देखा कि जब भी हम विजातीय आवेश की बात करते हैं तो विजातीय आवेश यानी कि प्लस प्लस या फिर आप कह सकते हैं माइनस माइनस, तो विजातीय आवेशों में सदैव क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। इसके विपरीत सजातीय आवेशों में यानी कि प्लस और माइनस या कि आप माइनस और प्लस कह सकते हैं, इन दोनों में हमेशा आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है। इसके बाद हमने जाना कि आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो ये बन गया एम्पियर गुणे सेकंड, और एम्पियर गुणे सेकंड को ही कूलम कहते हैं। सीधा सीधा प्रश्न आता है बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर कि आवेश का एसआई मात्रक बताइए, तो आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम। इसके विपरीत आवेश का एक सीजीएस मात्रक होता है जिसे स्टेट कूलम कहा जाता है। आवेश का एक सीजीएस मात्रक होता है जिसे स्टेट कूलम कहा जाता है, और ये बात बहुत स्पष्ट है कि 1 कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। कई बार ऑब्जेक्टिव के अंदर ये प्रश्न आ जाता है 1 कूलम बराबर हाउ मेनी स्टेट कूलम, तो 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। इसी को हम ESU भी कहते हैं, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट भी कहते हैं। अब इसी के विपरीत कई बार ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आ जाता है, एक वाक्य के अंदर प्रश्न आ जाता है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक बताइए, तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे, और 1 फैराडे बराबर होता है यानी कि 96,500 कूलम 1 फैराडे के बराबर होता है, यानी कि यही 96,500 कूलम 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश भी कहलाता है। इसके बाद आवेश का अन्य मात्रक आ जाता है जिसे हम EMU कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कहते हैं। तो 1 कूलम बराबर होता है 1/10 EMU के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट के। ठीक है, अब इसके बाद हमने कहा कि 1 कूलम बराबर कितने कूलम, 3 × 10⁹ स्टेट कूलम, यानी कि 1/10 EMU। ठीक है, अब एक प्रश्न आया बोर्ड के अंदर, एक स्थिर कूलम बराबर डैश कूलम। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है 3 × 10⁹, 3 × 10⁻⁹, 1/3 × 10⁹ और 1/3 × 10⁻⁹। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें आंसर मिला 1/3 × 10⁻⁹। ठीक है, इसके बाद हमने जाना कि 1 कूलम हाउ मेनी ESU, कितने ESU के बराबर होता है, तो 1 कूलम जो होता है वो 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। इसके बाद आवेश के हमने छोटे छोटे मात्रक जाने 1 माइक्रो कूलम। जब भी हम माइक्रो की बात करते हैं तो माइक्रो के अंदर हम लिखते हैं 10⁻⁻⁶। इसी प्रकार माइक्रो, मिली, नैनो, पिको, फेम्टो, इस तरह की यूनिट हमने आपको बताई, ये आवेश के छोटे छोटे मात्रक हो गए। इसके तुरंत बाद हम आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आवेश का क्वांटीकरण। जब भी हम आवेश की क्वांटीकरण की बात करते हैं तो किसी वस्तु पर उपस्थित यानी इलेक्ट्रॉन जो है उसके आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणक। और आवेश की क्वांटीकरण में हमने एक वस्तु ली, मान लेते हैं उस वस्तु का द्रव्यमान m है, और किसी वस्तु को अगर धनावेशित करना है तो उस वस्तु से 100% इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, और अगर किसी वस्तु को ऋणावेशित करना हो तो डेफिनेटली इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करना होगा, जोड़ना होगा। फिर हमने एक वस्तु m द्रव्यमान की ली और उस वस्तु से हमने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जोड़े। इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और उस वस्तु से दूसरी बात हमने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के अलावा इलेक्ट्रॉन को निकाले। तो इलेक्ट्रॉन के निकालने से कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो हमने देखा कि इस आवेशित, इस ऋण आवेशित वस्तु को हमने m डैश मान लिया और धन आवेशित वस्तु को हमने m डबल डैश मान लिया। तो हमने एक सूत्र निकाला डेल्टा m बराबर n × me, जहां पर हमने जाना कि me जो है वो इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का क्या है, द्रव्यमान है। me एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और डेल्टा m जो है वो द्रव्यमान में परिवर्तन है। ये आवेश का क्वांटीकरण बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, q बराबर +-ne, जहां पर n की वैल्यू, n जो है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या है और n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 इस क्रम में होती है, कभी भी पॉइंट में या बटे में नहीं होती है, ये पूर्ण गुणज में होती है। अब फिर हमने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19, और एक जब भी हम बात करते हैं प्रोटॉन के आवेश की तो सेम होता है 1.6 × 10⁻⁻19,
प्रोटॉन वाला आवेश प्रश्न होता है क्योंकि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन वाला आवेश होता है वो माइनस में होता है। इस प्रकार से जितनी भी कहानी अभी तक डिस्कस की गई है वो कहानी समाप्त हुई। दैट्स ऑल। इस तरह से आपका रिवीजन हुआ।